जाकर अरेस्ट कर लेते थे एफआईआर दर्ज करके। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद सेक्शन 41 सीआरपीसी का नोटिस देना मैंडेटरी है जांच ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा नोटिस भी मनीष सिसोदिया जी को दिया गया। उस नोटिस के बदले में वो वहां गए भी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, उन सेक्शंस को मीट आउट करने के लिए पर्याप्त आधार सीबीआई के पास है कि नहीं है, ये कोर्ट का अपना नजरिया होता है देखने का। परंतु ये बात ये जरूर है कि दिल्ली के जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, तो जनता के बीच में मैसेज तो जाता है कि जो पार्टी ये प्रॉमिस करके आई थी कि हम आएंगे तो एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायप्रिय सरकार देंगे, उसके खुद के मंत्रियों के ऊपर दाग लगे तो ये समझा जाएगा कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब एक दूसरे के। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। इस समय देश में राजनीतिक आबोहवा कुछ बदल रही है। राजनीतिक जो विपक्ष के लोग हैं, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, इसको लेकर के वो वर्तमान सरकार पर, केंद्र सरकार पर जुबानी जंग खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हम बैठे हैं। अश्विनी द्विवेदी सर है हमारे साथ। उसके कुछ नियमों को बिना जो बिजनेस रूल्स हैं, जो नियम चेंज करने की जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को ताक पे रख करके किया गया। ऐसा कहा जाता है, जो सीबीआई की थ्योरी है, सीबीआई की थ्योरी यह भी कहती है कि साउथ की जो लिकर लॉबी है, लिकर लॉबी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस मामले को पूरी तरह से एक कनाइवेंस विद ईच अदर अंजाम दिया गया। अब देखना आने वाले दिनों में यह होगा कि क्या वाकई में जो सीबीआई की ये थ्योरी है, जो कोर्ट का इसेंशियल टेस्ट है, उसको पास करती है कि नहीं करती है। परंतु अभी चूंकि प्राइमा फेसी एविडेंसेस जो सीबीआई कह रही है उसके पास इतने हैं, जिससे जो पैसे का लेन देन है, पैसे के लेन देन के अलावा अनड्यू बेनिफिट डेलिबरेटली, इंटेंशनली, प्रोसीजरल चेंज करके और पहुंचाने के लिए किया गया। तो अब ये सब बातें हैं। आज माननीय अदालत में उनकी रिमांड की एप्लीकेशन थी, जिसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए पहले सीबीआई ने कोशिश किया था और 5 दिन की सीबीआई को इंटरोगेशन की परमिशन भी मिली थी, और उसके बाद आज जो है उनको 20 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। अब 10 मार्च को उनकी जो है वो भी लगी हुई है, 10 मार्च को उनकी बेल एप्लीकेशन लगी, उस पर डिसाइड करेगा कोर्ट की जो एफआईआर में सेक्शंस लगे हैं, क्या उन सेक्शंस को मीट आउट करने के लिए पर्याप्त आधार सीबीआई के पास है कि नहीं है, ये कोर्ट का अपना नजरिया होता है देखने का। परंतु ये बात ये जरूर है कि दिल्ली के जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, तो जनता के बीच में मैसेज तो जाता है कि जो पार्टी ये प्रॉमिस करके आई थी कि हम आएंगे तो एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायप्रिय सरकार देंगे, उसके खुद के मंत्रियों के ऊपर दाग लगे तो ये समझा जाएगा कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, या सब एक दूसरे, सबका कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए अनड्यू बेनिफिट्स वो लेते हैं। अच्छा, एक चीज सबसे अहम मुद्दा मेरे मन में भी है और शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये 41A जो था सर, जो इनको नोटिस दी गई थी और 3 बार जो इनके पास आए, लेकिन उसके बाद भी ये अपने आप को कोर्ट नहीं पहुंचा पाए, इसके पीछे का, और या यूं समझे कि ये दिया क्यों जाता है, किन किन आधार पे ये नोटिस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की जिन केसेस में 7 साल से कम की सजा होगी, उन केसेस में किसी को गिरफ्तार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत नोटिस दिया जाएगा, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बुलाएगी कि आपको आकर के यहां पर जांच में शामिल होना, यानी पहले जैसे होता था, पहले जाकर अरेस्ट कर लेते थे एफआईआर दर्ज करके। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद सेक्शन 41 सीआरपीसी का नोटिस देना मैंडेटरी है जांच ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा नोटिस भी मनीष सिसोदिया जी को दिया गया। उस नोटिस के बदले में वो वहां गए भी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी किया। परंतु एक होता है इस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, और कानून में एक बात है कस्टोडियल इंटरोगेशन। तो सीबीआई को लगा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन इनकी रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए सीबीआई ने जो है उनकी कस्टडी ली। दूसरा, सीबीआई का जैसा कहना है कि इवेसिव रिप्लाई वो दे रहे थे, वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इवेसिव रिप्लाई दे रहे थे, तथ्यों के आधार पर रिप्लाई नहीं, तो इससे सीबीआई ने कहा कि इनकी कस्टडी चाहिए, तो इसलिए उनकी कस्टडी ली गई। अब सवाल यह आता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, कोई ऐसा और इन्वेस्टिगेशन आना बाकी नहीं है, तमाम तथ्य जो अदालत को मुकदमे को प्रूफ करने के लिए चाहिए वो आ चुके हैं, तो बेल रूल होता है, जेल एक्सेप्शन होता है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की अगर हम बात करें, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्योंकि कब
पहले चार्जशीट जितने लोग विजय नायर और बाकी लोग जो अरेस्ट हुए सबकी चार्जशीट आ गई, इनकी चार्जशीट फाइल हो, और कोई अगर प्रोस्पेक्टिव एक्यूज नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कोर्ट इन बातों को कंसीडर करती है और कोर्ट फिर बेल की बात करती है। लेकिन अब ये देखना है कि ईडी भी एक विषय है कि अगर मान लीजिए ईडी की इन्वेस्टिगेशन, तो ईडी के केस में तो जो पहले होता था इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसके वजह गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये वाली जो थ्योरी उलटफेर वाली आई है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पीएमएलए एक्ट में, वो एक बड़ा विषय, जिसमें नवाब मलिक भी अंदर हैं, अनिल देशमुख भी अभी अंदर हैं, सत्येंद्र जैन भी अभी अंदर हैं, तमाम ऐसे नेता रहे। लेकिन मैं ये बात फिर कहना चाहूंगा कि अदालत को किसी केस को परखने का अपना नजरिया है, अपनी कसौटी है, अपने टेस्ट है, अपने रिक्वायरमेंट। सर, एक चीज और मेरे मन में ये सवालात बहुत समय से आ रहे हैं कि ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में ये सीधे इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक आबो हवा थी या सुरक्षा का कुछ इनके पास एक ऐसा कवच था, ये जानना चाह रहे थे कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मामला था, क्या राजनीतिक पहलू से अगर समझा जाए तो क्या वजह था जिसकी वजह से ये हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट न जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में? अदालती प्रक्रिया में अदालत को अप्रोच करना हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। चूंकि अगर ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी केस में कानून का वायलेशन करती है और किसी नागरिक के मूलभूत जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग होता है, तो कोर्ट हमेशा से उसके प्रोटेक्टर के रूप में खड़ी होती है। अब ये केस पवन खेड़ा के केस से अलग था। ये केस इसलिए अलग था कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं इन्वॉल्व थी। इस केस में ऑनरेबल फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट था। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट था। इस केस में मनी ट्रेल, एलेज्ड मनी ट्रेल थी। तो इन बातों की वजह से जब ये गए तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक प्रोसीजर है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हुए हमारे पास डायरेक्टली आप हमारे पास नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी एक बात है कि अपनी बात कहने का हर किसी को हक है। आप भी चाहें तो आप भी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके बात अपनी रख सकते हैं। अब कितना फास्टेस्ट मोड में आपकी बात सुनी जाएगी, ये जरूर विषय है। सर देखिए, आप अधिवक्ता हैं, लेकिन बस मैं किसी पार्टी से ताल्लुक उस तरीके से नहीं होता, लेकिन एक चीज ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी हर समय आरोप लगाती रही है कि आप ये सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, आपको क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी है या कुछ? देखिए, अदालत ने तो अभी तक नहीं कहा कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जब तक अदालत नहीं कहते जो सीबीआई और ईडी की रिव्यूइंग एजेंसी है, तब तक इन बातों के कोई क्या मायने हैं। अब आप ये बताइए, राहुल गांधी जी वहां बैठ कर विदेश की धरती पर बैठ करके वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। अदालतें तो माने, अदालतें तो कहें कहा यहां आपने दुरुपयोग किया। अदालत ने तो किसी ने कहा नहीं कि पार्टी जो है गलत तरीके से फंसाया या आपके पास एविडेंस नहीं है। जब वो आएगा तब वो देखेंगे। डेमोक्रेसी में ये सब समझते हैं, जुडिशरी भी समझती है, एग्जीक्यूटिव भी समझता है और दुनिया की मीडिया भी समझती है कि भारत में इस तरह का लोकतंत्र है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सत्येंद्र जैन से 9 महीने वो जेल में रहे, उन पे आरोप लगे, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा नहीं ले गया। अचानक इन मनीष सिसोदिया जाने के बाद दोनों लोगों से एक साथ, इसके पीछे क्या हो सकता? देखिए, नवाब मलिक ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। कायदे से मोरालिटी प्रिवेल करती है लीगैलिटी के ऊपर, लेकिन अभी का जैसा कुछ ट्रेंड आ रहा है, कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि जब कोई एजेंसी किसी को बुलाती है तो क्लैरिफिकेशन होता है, भीड़ जाती है, पब्लिक जाती है। पहले क्या होता था कि एजेंसी बुलाती थी तो वही बड़ी बात होती थी और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जाते थे। अभी क्या हुआ कि कुछ समय से हमने जैसे देखा कि जिस किसी को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने किसी और ने बुलाया, तो पूरी भीड़, पूरा पार्टी का काडर, पार्टी के लोग, सब लोग जाकर के वहां पर प्रोटेस्ट करते, सत्याग्रह के रूप में सेलिब्रेट उसको किया जाता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि भीड़ तंत्र न्याय तंत्र के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और ये जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं वो भीड़ तंत्र न्याय तंत्र के ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ वो एजेंसी ही नहीं, एजेंसी के ऊपर भी एक एजेंसी बैठी हुई है जो एजेंसी बड़ी फेयरलेसली काम करती है। तो आप जो अदालती व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, दिशा रवि के केस में आप देखिए कि कैसे टूल किट की थ्योरी को डिसमेंटल कर दिया कोर्ट ने 1 सेकंड के अंदर। जहां नहीं होते एविडेंस, उसके रावत के केस में देखिए, संजय राउत के केस में कोर्ट ने कहा नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ईडी का कोई केस नहीं। तो अब एक तो बात है, परंतु ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोग ही समझें कि इसमें क्या होना है। एक राय और, जिस तरीके से महात्मा गांधी के उनके स्थल पे जाकर के पता नहीं न जाने क्या कहा होगा मनीष सिसोदिया ने, ये तो वो जाने और उनके अंतरात्मा जाने, लेकिन मेरा एक राय ये है कि महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन
शराब को हाथ नहीं लगाया और जिस शराब की वजह से उसके दुरुपयोग में जिस तरीके से ये फंसे हैं, वहां जाके ये क्या दिखाना चाहते थे? आपको क्या लगता है एक आम नागरिक होने के? ये महात्मा गांधी सबके पूज्य हैं, सबके आदर्श हैं। तो किसी को भी, हर किसी को अधिकार है, हर किसी को बात है कि महात्मा गांधी के पास जाएं और ये प्रेरणा लें कि महात्मा गांधी के जो दिखाए गए रास्ते, उनकी जो विचार हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है और उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में जिसको निर्वहन किया, उसका पालन करें। अब राजनीति है, राजनीति के अलग अलग पहलू हैं और राजनीति कुछ भी आप कह लीजिए, कोई फ्रीबीज बांट रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी का फ्रीबीज दिखता है, किसी का फ्रीबीज नहीं दिखता। तो ये सिस्टम है। लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे तो बजट ऐसा दिखाया जा रहा था कि रेलवे बहुत प्रॉफिट में चल रहा है और अल्टीमेटली क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी कई बार ऐसे हुआ कि दूसरी सरकार आई तो खजाना खाली था। तो पार्टीज क्लेम करती हैं। मेरा आखिरी सवाल बस ये कि जिस तरीके से जब भी विपक्ष पे इस तरीके की कार्रवाई होती है, वो अपने घर जाते हैं, माता जी का पैर छूते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, ये एक किस तरीके की अवधारणा की तरफ लेके जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है कि माँ का पाँव छूना, मंदिर जाना, तो वो तो अच्छा है। सर, जेल जाते समय माँ का पाँव छू के आप जा रहे हैं इतने दिनों के लिए, माँ तो सबसे ज्यादा क्लोज होती है बच्चों के। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये पूरा प्रकरण देखने को अगर आप समझे तो इसको किस आधार पे देखेंगे और क्या 14 दिन के अंतराल में कहाँ स्थिति आप देख रहे हैं? क्या जो और भी लोग पीछे हैं इनको जल्दी से कवर अप कर लिया जाए? देखिए, बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, जैसे कृष्णा अय्यर ने बहुत साफ तौर पर कहा था। अब ये जरूर है कि इस केस में बेल रूल है कि नहीं, एविडेंस है क्या है, वो आने वाले दिनों में तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दी जाएगी। और क्या कुछ मूल चूल इस समस्याओं को समझने की बात थी। आप न्यायिक संगत आधार पे आप अश्विनी द्विवेदी जी थे अब हमारे साथ, और भी इस तरीके के प्रकरण पे हम बातचीत करने के लिए लगातार बने रहेंगे। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली।